नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। पीठ दर्द एक ऐसी समस्या है जिससे कोई भी अछूता नहीं है। पीठ दर्द किसी को किसी उम्र में भी हो सकता है। तो आज बहुत ही फेमस और बहुत ही टैलेंटेड ऑर्थो सर्जन डॉक्टर गौरव रस्तोगी हमें बताने जा रहे हैं कि पीठ दर्द होता क्यों है, पीठ दर्द कितने प्रकार का होता है और पीठ दर्द को कैसे ठीक किया जा सकता है। बैक पेन या पीठ का दर्द अगर जुकाम के बाद कोई सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो वो पीठ का दर्द होता है। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि 90% केसेस में पीठ का दर्द अपने आप 1 साल में ठीक हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव रस्तोगी है और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मतलब हड्डी और जोड़ों के रोगों का विशेषज्ञ। मणिपाल अस्पताल जो दिल्ली द्वारका में स्थित है, वहाँ पर मैं एक सीनियर डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे कुछ बात कर सकूँ। लेकिन हमें पीठ के दर्द के बारे में जानना क्यों चाहिए, क्यों हम ये आज बात कर रहे हैं? वो इसलिए कि ये बहुत कॉमन होता है, हर किसी को होता है। आपको हुआ होगा, आपके परिवार में किसी को हुआ होगा, आपके मित्रों को हुआ होगा। रादर एक अमेरिकन रिसर्च ये कहती है कि हर इंसान को अपने जीवन काल में एक ना एक बार इतना जोर से पीठ का दर्द होता है कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और अपने काम से छुट्टी भी लेनी पड़ती है। तो इसलिए हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। और ये भी ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि 90% केसेस में पीठ का दर्द हमारी खुद की गलती के कारण होता है और कुछ चीज़ें करने से ही हमें अपने आप को इस दर्द से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि पीठ का दर्द कितने प्रकार का होता है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, शाटिका का दर्द क्या होता है, कौन सी जांचें करवानी चाहिए, कौन सी जांचें नहीं करवानी चाहिए, और कुछ चर्चा हम इसके इलाज पे करेंगे कि कब फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए, कब दवाई लेनी चाहिए। तो पहली चीज़ कि पीठ का दर्द कितने प्रकार का होता है। सबसे आम तौर पे सबसे कॉमन जो पीठ का दर्द होता है वो खराब पोस्चर के कारण होता है। इसे हम पोस्चरल बैक पेन कहते हैं। आपने देखा होगा कई लोग सोफे से बैठ के ऑफिस का काम करते हैं, कई घर पे बैठ के ऑफिस का काम करते हैं। आजकल कोविड महामारी के चलते हुए वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया है, तो इसमें लोग आड़े टेढ़े होकर कैसे भी अपना लैपटॉप पे काम करते हैं। ये पीठ के दर्द का सबसे प्रमुख कारण है। आप जब भी ज़्यादा झुक के काम करते हैं, स्क्रीन के लिए ज़्यादा गर्दन को झुकाना पड़ता है, तो आपकी पीठ में दर्द हो जाता है। और ये अगर आप अपना पोस्चर करेक्ट करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। काम के अलावा हमारा गाड़ी चलाने का जो पोजीशन होता है, जो पोस्चर होता है, वो भी एक पीठ के दर्द का बहुत बड़ा कारण होता है। हम इसके बारे में विस्तार में बात करेंगे। लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है कि पीठ के दर्द अगर खराब पोस्चर के कारण है तो तब होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप आराम कर रहे होते हैं, रात को सो रहे होते हैं, तब भी पीठ का दर्द नहीं होता। जब आप सुबह उठते हैं तब भी आपके पीठ में दर्द नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आप काम करते हैं तो आपका पीठ का दर्द बढ़ जाता है और एक पॉइंट पे वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप अपना काम नहीं कर पाते हैं और इसके कारण वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी लॉस करके चीज़ है वो होती है। दूसरा प्रमुख कारण है मैकेनिकल बैक पेन। मैकेनिकल बैक पेन जो होता है आपकी पीठ की मांसपेशियों के कमज़ोर होने के कारण होता है। इसके अलावा आपकी रीढ़ की हड्डी में जोड़ होते हैं जिसे हम फैसेट जॉइंट कहते हैं, अगर वो घिस जाता है तब भी मैकेनिकल बैक पेन होता है। इसमें जब भी आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं या आपको ज़्यादा देर बैठना पड़ता है तो दर्द होने लग जाता है। आगे झुककर कोई सामान आप उठा ही नहीं पाएंगे और कभी कभार तो दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी पूरी पीठ अकड़ जाती है। तीसरा प्रमुख कारण होता है डिस्कोजेनिक बैक पेन। ये आपका डिस्क के निकलने से होता है, इसे हम शाटिका भी कहते हैं। ये एक बिजली के लहर की तरह होता है जो आपकी पीठ से शुरू होती है और टांगों के पिछले हिस्से से होते हुए पैरों की उंगलियों तक जाती है। इसके बारे में भी हम विस्तार में बात करेंगे आगे। चौथा जो कारण होता है उसे हम इन्फ्लेमेटरी बैक पेन कहते हैं। ये ज़्यादा तौर पे इन्फेक्शन के कारण होता है। हिंदुस्तान में सबसे आम इन्फेक्शन जो पीठ में होती है वो होती है ट्यूबरक्लोसिस या टीबी। आपने सुना होगा उसे हड्डी का टीबी हो गया, स्पाइन में टीबी हो गया, ये वही चीज़ है। इसमें दर्द मेनली आपको रात को होता है, आप सो नहीं पाते हैं, उठना पड़ता है दर्द के कारण। और इसके अलावा टीबी के अन्य लक्षण भी होते हैं जैसे वजन कम होना, भूख न लगना और कई बार शाम को बुखार होना। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बैक पेन एक और कारण से होता है जो कि बहुत कम लोगों को पता है, और वो है एक तरह का गठिया होता है जो हिंदुस्तान में काफ़ी कॉमन है। ये नौजवान युवकों को होता है ज़्यादातर। इसमें सुबह उठते ही आपकी पूरी पीठ अकड़ी हुई होती है,
दर्द होता है और जैसे जैसे आप काम करते हैं आपका दर्द अपने आप खत्म हो जाता है। इसे हम कहते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ज़्यादातर लोग जिनको ये बीमारी होती है वो हमें यही बताते हैं कि जब तक वो एक्टिव रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, उन्हें कोई दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा भी आराम कर लेते हैं उन्हें पीठ में दर्द होने लग जाता है। इसके अलावा और रेयर कॉजेज होते हैं, जैसे चोट लगने से पीठ में दर्द होना, जैसे हम ट्रॉमेटिक बैक पेन कहते हैं, मानसिक तनाव से पीठ में दर्द होना, जैसे हम टेंशन बैक पेन कहते हैं, और कई कबार कुछ दुर्भाग्यवश लोगों में पीठ का दर्द कैंसर का भी लक्षण हो सकता है, जिसे हम नियोप्लास्टिक बैक पेन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि पीठ की दर्द से अपना बचाव कैसे किया जा सकता है, और इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि अगर आपको यही पता लग जाए कि अपने आप को किस पोस्चर में रखना है, किस तरह से अपनी मांसपेशियों को मजबूत करना है जिससे कि आपको पीठ का दर्द ना हो, तो मैं समझूंगा कि जो मैंने बात की वो सफल हुई। तो पहली चीज़ हमने पहले जाना कि सबसे प्रमुख कारण होता है गलत पोस्चर। तो अगर हम पोस्चर को सुधार देंगे तो आपकी पीठ का दर्द खुद ब खुद कम हो जाएगा, रैदर दोबारा कभी होगा भी नहीं। तो पोस्चर में मेन महत्व रखता है कि आप किस पोस्चर में अपना ऑफिस का काम करते हैं। जैसे हमने पहले बात की, वर्क फ्रॉम होम होने के कारण से ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो बिस्तर पे बैठ के अपने लैपटॉप पे काम करते हैं या सोफे पे बैठ के लैपटॉप पे काम करते हैं। ये गलत है। आप अगर घर में भी काम कर रहे हैं तब भी आपको जो माहौल है वो उसी तरह बनाना चाहिए जिस तरह आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, और डेस्क और चेयर पे काम करना चाहिए। इसमें आपकी चेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपकी चेयर की हाइट इस तरह होनी चाहिए जो कि एडजस्टेबल हो, जिससे आपके पैर हमेशा जमीन के कांटेक्ट में रहें। अगर कभी भी आपके पैर उठे रहते हैं तो आपकी पीठ के निचले हिस्से पे बहुत जोर पड़ता है और दर्द होने के कारण दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपकी चेयर की हाइट इस तरह होनी चाहिए कि उस पर हेड का सपोर्ट भी होना चाहिए। जिस तरह आपने ज़्यादातर ऑफिस चेयर देखी होंगी, उसका हेड का सपोर्ट इसलिए होता है कि बीच में आप अपना सर टिका सके और आपकी गर्दन की मांसपेशियों को थोड़ी रिलैक्सेशन मिल सके। इसके अलावा उसकी आकार इस तरह होना चाहिए जो आपकी पीठ के आकार जैसे ही हो, जिससे कि आपको लोअर बैक सपोर्ट, इसे लंबर सपोर्ट कहते हैं, वो मिल सके। इसके अलावा आपकी चेयर पे हैंड रेस्ट होना चाहिए, जैसे आप बीच बीच में अपना हाथ टिका सकें, क्योंकि आपके हाथों का डेड वेट ही 5-6 किलोग्राम होता है, और अगर आपके हाथ बार बार लटकते रहते हैं तो उससे कंधों के माध्यम से आपकी गर्दन पे बहुत जोर पड़ता है और गर्दन में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी टेबल है वो इस हाइट पे होनी चाहिए कि आपकी स्क्रीन आपकी आंखों के लेवल पे होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 या 20 डिग्री ही अपनी गर्दन झुकाएं काम करते हुए। अगर आपकी स्क्रीन इस लेवल पे है कि आपको गर्दन काफ़ी झुकानी पड़ रही है, जैसे अगर आपने गोद में लैपटॉप को रखे उस पर काम कर रहे हैं या अत्यधिक सेलफोन पे काम कर रहे हैं, तो आपकी गर्दन पे बहुत लोड पड़ता है और आपको गर्दन का दर्द होने लग जाता है। अगर आप इसकी परवाह ना करें और फिर भी इस तरह ही काम करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा जब गर्दन में आपकी हड्डियां घिसने लग जाती हैं, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। लेमन लैंग्वेज में बहुत लोग इसे सर्वाइकल कहते रहते हैं। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसी तरह से जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ड्राइविंग करते हुए आप हमेशा एक अलर्ट स्टेट में होते हैं। आप कभी रिलैक्स होकर ड्राइव नहीं कर पाते। आपकी कुर्सी ज़्यादा आगे नहीं होनी चाहिए। कभी भी आपके घुटने 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं मुड़े होने चाहिए ड्राइविंग करते वक्त। रहकर आपको एक रिलैक्स स्टेट में ड्राइव करना चाहिए। अगेन आपकी गाड़ी की सीटें इस तरह होनी चाहिए जो कि आपको बैक सपोर्ट दे सके। आजकल सब गाड़ियों में बकेट सीट्स आती हैं एंड उनका पर्पज़ यही होता है। आपका एक हेड सपोर्ट होना चाहिए। आप कभी भी अपने कंधों को 90 डिग्री से ऊपर नहीं रखेंगे स्टीयरिंग को पकड़ने के लिए। ये जो पोजीशन होती है ये आपके कंधों के लिए अच्छी नहीं है और अल्टीमेटली इसका सारा लोड आपकी गर्दन पे जाता है, तो आपको इससे दर्द होने लग जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अत्यधिक काम करते हुए आपकी गर्दन ज़्यादा आगे ना हो, वरना धीरे धीरे लोगों का एक गलत पोस्चर आता है कि गर्दन जो होती है वो कंधों के लेवल से आगे आ जाती है और कंधे जो है वो घूम जाते हैं, जिसे हम राउंडेड शोल्डर्स या प्रोट्रैक्टेड शोल्डर्स भी कहते हैं। तो इन पोस्चर का आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी आपको 40 मिनट से ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ जो अपनी मीटिंग्स के कारण लैपटॉप के आगे 2-2, 3-3 घंटे तक बैठे रहते हैं और वो फिर मेरे पास पीठ का दर्द लेके आते हैं। आपको इसी का ध्यान रखना है कि 40 मिनट के बाद आपको उठना ज़रूर है, एक राउंड मार के आना है और फिर दोबारा बैठिएगा। अगर आप ये सब करेंगे तो आपको पोस्चरल बैक पेन नहीं होगा। अब आया हमारा दूसरा सबसे प्रमुख कारण जो था मैकेनिकल बैक पेन। ज़्यादातर लोगों में मांसपेशियां कमज़ोर होने के कारण होता है और वो उनका दर्द इस तरह होता है कि जैसे वो कोई आगे झुककर भारी सामान उठाते हैं उनकी पीठ खिंच जाती है।
पंजाबी में से चुप पड़ना कहते हैं, कई भाषाओं में से पीठ का मूंछ आना कहते हैं। लेकिन इसमें पीठ आपकी बहुत दर्द में होती है, आप पीठ अकड़ी हुई होती है, आप हिल भी नहीं पाते और ज़्यादातर लोग बहुत भयभीत होकर हमारे पास आते हैं कि मैं सही तो हो जाऊंगा कि नहीं। और हम ये आश्वासन देते हैं कि आप एकदम सही हो जाएंगे। आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको अपनी पीठ की मांसपेशियों पे भी फोकस करना है। हम क्या गलती करते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के काम पे हम आगे झुकते हैं तो हमारे जो धड़ का आगे वाला हिस्सा है उसकी मांसपेशियां तो काम करती हैं, पीठ की मांसपेशियां जो है उनको हम एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। हम जब जिम भी जाते हैं तो हम जो है किस पे फोकस करते हैं, चेस्ट पर, एब्स पर, थाइस पर, बट कभी भी हमारी फोकस बैक पे नहीं होती क्योंकि बैक एक नॉन कॉस्मेटिक एरिया है। लेकिन यही हम गलती करते हैं। जो पीठ की मांसपेशियां हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम खड़े होते हैं तो ये मांसपेशियों के कारण ही हम खड़े होते हैं। ये हमारी एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार आप धीरे धीरे करके झुक जाते हैं ऐसे, एंड फिर आप दोबारा अपने आप को सीधा करते हो तो दर्द होता है। ये इसी कारण से होता है कि आपकी मांसपेशियां थक रही हैं, वो आपकी बॉडी को स्ट्रेट नहीं रख पा रही है। लेकिन इन पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए आपको कोई स्पेशलाइज जिम में जाने की जरूरत नहीं है, अलग से योगा क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मात्र वॉकिंग करिए। अगर आप 20 मिनट दिन में लगातार चल लेंगे तो आपकी पीठ की मांसपेशियां कंडीशन रहेंगी, टोन रहेंगी और मजबूत रहेंगी। वॉकिंग का इतना इंपॉर्टेंस है। और वॉकिंग के लिए आपको, चलने के लिए आपको कोई स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, बस जगह होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए और चलिए। और इससे आपको पीठ का दर्द नहीं होगा। कभी अगर आपको पीठ में मूंछ पड़ जाती है या चुप पड़ जाती है, मांसपेशियां खिंच जाती हैं तो घबराइए नहीं। उस समय गर्म सिकाई करिए, गर्म सिकाई करिए। आप कोई सा भी जेल लगा सकते हैं, दर्द की गोली खाइए, अपने आप को आराम दीजिए, वो पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आपको 2-3 दिन के बावजूद, दर्द की गोली खाने के बावजूद भी आपको ये दर्द रहता है तो ज़रूरी आप डॉक्टर के पास जाइए। जो तीसरा कारण है डिस्कोजेनिक बैक पेन, इसका प्रोटेक्शन जो होता है वो बहुत सिंपल होता है, इससे बचाव बहुत सिंपल होता है। और उसमें क्या होता है कि नॉर्मली आपकी डिस्क एकदम से नहीं खिसकती। जो शाटिका का दर्द है इसमें एक मूल कारण जो होता है वो ये होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं उनके बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर नाम की चीज़ होती है जिसे डिस्क कहते हैं। रीढ़ की हड्डियों में हर जगह पर जो मसल्स लगी होती हैं, मांसपेशियां लगी होती हैं, और ज़्यादातर जो आपकी रीढ़ की हड्डी पे जोर या इम्पैक्ट पड़ता है वो ये मांसपेशियां एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर आपकी मांसपेशियां कमज़ोर है, जैसे हमने पहले बात की थी, तो सारा जो जोर आता है आपका चलने का, आपका आगे झुकने का, इधर झुकने का, आपका रोज़मर्रा के कामों में, वो आपका सारा रीढ़ की हड्डी पे ट्रांसफ़र हो जाता है और रीढ़ की हड्डी से ये सीधा इस शॉक एब्जॉर्बर डिस्क पे ट्रांसफ़र हो जाता है। एक लेवल तक ही डिस्क वो लोड ले पाती है और उसके बाद जो डिस्क होती है वो पीछे खिसक जाती है स्पाइनल कैनाल में। स्पाइनल कैनाल में आपकी रीढ़ की नस जा रही होती है जो कि आपकी बॉडी का बहुत ही अभिन्न हिस्सा है, और यहाँ पे आपकी नसें जारी होती है जो टांगों के लिए जाती हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए जाती हैं, और ये नस दबने लग जाती है। ज़्यादातर डिस्क जो है वो पीठ के निचले हिस्से में निकलती है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है। आप जब बैठते हैं तब आपका जांघों और कमर के बीच में एक एंगल बनता है, वो मूवमेंट आपकी उसी एरिया पे होती है। जब आप खड़े होते हैं, जब भी आप झुकते हैं, तो आपके पीठ के लोअर हिस्से पे ही मूवमेंट होती है और इस कारण से वहाँ की डिस्क पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। जब भी ये ज़्यादा प्रेशर में होती है, ये पीछे खिसक सकती है और आपकी पीठ की नसों को दबाने लग जाती हैं। ये वो नसें होती हैं जो कि आपकी टांगों पे जा रही होती हैं, और इसी कारण से जो आपका दर्द होता है वो बिजली के लहर की तरह आपके टांगों के पीछे से होते हुए उंगलियों पे जाता है। इसे हम शाटिका कहते हैं। ज़्यादातर डिस्क जो निकलती है वो पीठ पे होती है, पीठ पे निकलती है उसके नीचे वाले पार्ट पर। कभी कभार जो डिस्क होती है वो गर्दन की भी स्लिप कर जाती है, तो इसलिए हैरान मत होइएगा जब कोई कहे कि आपको क्या पे गर्दन में स्लिप डिस्क है। इसमें भी जो दर्द है वो बिजली की लहर की तरह गर्दन से शुरू होते हुए हाथों के पीछे हिस्सों से होते हुए आपकी उंगलियों पे जाता है। कभी कभार आपकी उंगलियां सुन्न भी होने लग जाएंगी। ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जब भी आपको इस तरह की शिकायत होती है तो आपको उसका खुद से इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें देरी हो जाती है या फिर डिस्क ज़्यादा निकल जाती है तो नस काम करना बंद भी कर सकती है, और जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं।
उसमें आपके मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आप चल नहीं पाते हैं और पेशाब के रास्ते में प्रॉब्लम आती है। एक चीज़ होती है जिसे कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं। कभी अगर आपको sciatica का दर्द हो और उसमें फिर आप पेशाब भी नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब आपकी काफ़ी सारी नसें काफ़ी बुरी तरह से दबी हुई हैं और ऐसे केस में आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए कि अगर 100 लोगों को पीठ में दर्द होता है तो 97 लोग 97% सिंपल दवाइयों से, पोस्चर चेंज करने से ही ठीक हो जाते हैं। एक और चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जो काफ़ी लोगों का क्वेरी होता है कि बेल्ट का इस्तेमाल कब करना चाहिए। दोस्तों, जब आपकी पीठ की मांसपेशियाँ अकड़ी हुई होती हैं और वो काम नहीं कर रही होती, तब बेल्ट आपको बहुत हेल्प करेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आजीवन बेल्ट पहने रखें। बहुत मैं लोग देखता हूँ जो सब्जी लेने भी बेल्ट पहन के जा रहे होते हैं, ये गलत है। आप जब ज़्यादा बेल्ट पहनेंगे तो आपकी मांसपेशियाँ कभी मजबूत हो ही नहीं पाएंगी, वो कमज़ोर रहेंगी, आपका पीठ का दर्द लंबा हो जाएगा, जिसे हम क्रॉनिक बैक पेन कहते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा विटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी पीठ के दर्द में। अगर आपको लग रहा है कि आप पोस्चर का भी ख्याल रख रहे हैं, फिर भी पीठ में दर्द हो रहा है और पीठ के साथ आपके पिंडलियों में, आपके तलवों में भी दर्द हो रहा है, तो ये काफ़ी चांसेस हैं कि आपके विटामिन कम हो गए, स्पेशली विटामिन डी। और क्योंकि हिंदुस्तान में शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं, तो विटामिन B12 भी कम हो जाता है। इन दोनों का टेस्ट आसान होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उससे पता लग जाता है। और इसके अलावा भी आप आराम से विटामिन डी और B12 ले सकते हैं। और इसके अलावा हमने एक बात की थी कि मानसिक तनाव से भी पीठ में दर्द होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मानसिक तनावग्रस्त होते हैं, वो पीठ के दर्द लेके आते हैं। तो उसमें आपकी बहुत रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, जिससे आपको आराम मिल जाता है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ज़रूरी बात बताऊंगा कि कब आपको ये शक होना चाहिए कि पीठ का दर्द कैंसर के कारण हो रहा है। कभी अगर कोई इंसान 70 साल से जिनकी आयु बड़ी होती है, उन्हें अपने आप पीठ में फ्रैक्चर हो जाए, एक झटका लगने से ये टूट जाए, या फिर इसके अलावा उनका पीठ में बहुत ज़ोरों से दर्द हो, जो कि सिंपल साधारण दर्द की दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा हो, या फिर उनका वजन काफ़ी कम हो रहा हो, तब आपको कैंसर सोचना चाहिए। इन्हें हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, वो विभिन्न जांचें करेंगे। और आपको याद रखना है कि काफ़ी सारे कैंसर जो है उनका इलाज मुमकिन होता है। इवन हायर स्टेजेस पे भी अब ये ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं कि उनका इलाज मुमकिन होता है। तो इसलिए कभी हिम्मत मत हारिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काम की होगी। एंड अगर आप कुछ भी इस पे डाउट रहता है, आपको कुछ भी चीज़ डिस्कस करनी है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस नीचे चल रहा है। आप मेरे को बेझिझक होकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। नमस्कार। और लास्ट में मैं फिर से डॉक्टर श्रद्धा का शुक्रिया करूँगा। होपफुली ये वीडियो आपके काम आएगी। बाय। उम्मीद करती हूँ डॉक्टर गौरव रस्तोगी के द्वारा बताए गए सभी पॉइंट्स को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और आप इनका लाभ उठाएंगे। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।